हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेके। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे एजी बायो में, और चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग में बेटे अपन ने क्या कर लिया था, इससे पहले संकरण के बारे में पढ़ चुके थे और संकरण के 7 स्टेप के बारे में हम बात कर चुके थे। अब बात आती है क्या कि सब संकरण के 7 स्टेप तो हमने पढ़ लिए, लेकिन संकरण का प्रजनन में क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रजनन के अंदर संकरण का क्या महत्व होता है। तो इसके लिए अपन हम बात करेंगे क्या, प्रजनन में संकरण की विधियां, ठीक है ना, या अपन कह सकते हैं संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां, कि सब संकरण के द्वारा हम किस किस तरह से प्रजनन कराकर नई और विकसित किस्म पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम बात करेंगे, या इसमें 4 विधियां डाल रखी गई हैं। किसमें, देखो अब हम बात करेंगे किसकी, मेथड ऑफ ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण द्वारा जनन के या जनन की विधियां। ठीक है, और इन जनन की विधियों को हमने बांटा साहब कितने भागों में, 4 भागों में, जिसमें सबसे पहला है पेडिग्री मेथड, या जिसको बोलते हैं वंशावली विधि। 2 नंबर है अपना वल्क मेथड, या जिसे कहते हैं पुंज विधि, ठीक है ना। दूसरा है थर्ड है वैक्रोस मेथड, या जिसको बोलते हैं प्रतीप संकरण विधि। और चौथा है मल्टीपल क्रॉस मेथड, जिसको अपन बोल देते हैं बहु संकरण विधि। तो इस तरह से हम संकरण द्वारा जनन को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। नंबर 1 वंशावली विधि, नंबर 2 पुंज विधि, नंबर 3 प्रदीप संकरण विधि, और नंबर 4 बहु संकरण विधि। ठीक है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, और वो है हमारी क्या, पेडिग्री मेथड। और पेडिग्री मेथड क्या है, वंशावली विधि। देखो वंशावली जानते हो, हम अगर मानव में बात करें, हमारे दादा परदादा, और तुम्हें पता है एक अपने जेनेटिक्स के अंदर भी चलती है वंशावली विधि, ठीक है ना। और उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि सब हम एक वंश, और उस एक वंश के पूर्वज कैसे थे, उन पूर्वजों से प्राप्त संततियां थी, उनमें क्या क्या लक्षण चेंज हो रहे थे, कौन से लक्षण थे, तो हम उनके पूरे खानदान के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए ना। वही सिस्टम हम किन पर लागू करते हैं, पादपों पर लागू करते हैं साहब। यानी वंशावली विधि में हम क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी, देखो हमारे पास क्या है, P1 तथा P2, ये 2 पेरेंट्स हैं, और इन दोनों पेरेंट्स के अंदर हम यानी एक मेल और एक फीमेल, इनमें हमने कराया क्रॉस। और क्रॉस कराने पर तुमने पढ़ा होगा मेंडल वाले चैप्टर में कि पेरेंट्स के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस करा के हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि F2 पीढ़ी या F2 पीढ़ी से आगे की जो संततियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं कि उनको एकल विधि का उपयोग करते हैं। एकल विधि का मतलब क्या होता है, हम सिंगल या एक पादप लगाते हैं, और एक पादप लगाया जाता है, और उन पादपों के बीजों का अलग अलग क्या किया जाता है, कलेक्ट करते हैं, एकत्रण करते हैं, और एकत्रीकरण करके फिर हम आगे की पीढ़ी प्राप्त करते हैं। अब उस पूर्वज में क्या लक्षण थे, उन पादपों से बीज लिया, उससे अगली पीढ़ी प्राप्त की, उनमें क्या लक्षण थे, और इस तरह से F2 के बाद हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें क्या करते हैं, इसी प्रकार से श्रेष्ठ पादपों का चयन करके एकल पादप संतति द्वारा उनको उगाते हैं, और उगा के उनके लक्षणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वंशावली विधि की हम पूरा प्रोसीजर या विधि के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसको हमने कई स्टेप में डिवाइड किया है, अब यहां पर आओगे और बात करोगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जनक लिए P1 और P2, और P1 और P2 के मध्य हमने क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो पहला काम क्या किया हमने, चयनित जनकों के मध्य क्या करा दिया, संकरण कराया। जब हम पेरेंट्स के मध्य संकरण कराते हैं तो हमारी क्या प्राप्त हो गई, फर्स्ट संतति, और ये संतति कौन सी होती है, F1। ठीक है, तो प्रथम वर्ष हमने क्या किया, चयनित जनकों के मध्य संकरण। सेकेंड वर्ष, द्वितीय वर्ष हमने क्या किया, F1 पीढ़ी प्राप्त की। अब देखो F1 पीढ़ी के साथ हम क्या करेंगे कि F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं ना,
उन पौधों को समुचित दूरी पर, देखो एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब सुनो, हमने दूर दूर क्यों लगाए? तुम्हें पता है जब किसी खेत में फसल या पौधे उनकी संख्या कम होती है तो प्रत्येक पौधे को पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अधिक होगी। इसीलिए कि हम अधिक बीज प्राप्त कर सकें उसके लिए हम F1 पीढ़ी के पौधों को एक समुचित दूरी पर क्या करते हैं? गैप बनाते हुए उगा देते हैं। इससे क्या होगा साहब? अधिक बीज उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरी वर्ष। अब सुनो, इस F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाया, इससे हमें अगली पीढ़ी प्राप्त हुई साहब, कौन सी? F2। ठीक है, अब सुनिए हम क्या करेंगे कि F1 पीढ़ी के पौधे हमने उगाए, उन सारे पौधों में से हम लगभग कितने 2000 से लेकर 10,000 तक पौधे चयन करते हैं। ठीक है, और इन F1 पीढ़ी से प्राप्त बीजों से हम 2000 से 10,000 पौधे, वो भी एक विशेष गैप करते हुए हम क्या करते हैं? उगाते हैं। ठीक है, विशेष गैप करते हुए हम उगाते हैं। उगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इनमें से लगभग क्या 100 से 500 के समथिंग उन्नत लक्षणों वाले पौधे क्या करेंगे? अपन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इनमें से 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले पौधे हमने कलेक्ट किए और इन पौधों को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? इनमें से यानी 2000 से 10,000 पौधे समुचित दूरी पर उगाए थे और समुचित दूरी पर उगाए इन 2000 से 10,000 पौधों में से हमने कितने? लगभग 100 से 500 तक उन्नत श्रेष्ठ, जो इस भीड़ में सबसे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, उसका हमने सिलेक्शन कर लिया साहब। लगभग कितनी की संख्या में पौधे करे? 100 से 500 के संख्या में पौधे अलग ले लिए। ठीक है, अब इन पौधों का हम चयन करते हैं। कौन से? देखो, तीसरी वर्ष तक हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई थी। अब इन पौधों का चयन करके हम कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे? F3 पीढ़ी। ठीक है, तो चौथी साल में हम क्या F3 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। और F3 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया कि जो 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले पौधे हमने चयनित किए थे ना, इन चयनित पौधों से एकल पादप संतति, यानी हम क्या करेंगे? एक एक पौधा, सिंगल पौधा अलग करेंगे, उसको अलग लगाएंगे। ठीक है, पता है इससे हमें क्या पता फर्क पड़ेगा? इससे ये मतलब है कि प्रत्येक पौधे में कोई विशेष लक्षण प्रकट हुए तो उसका हमें अलग से पता चल जाता है कि साहब ये पौधा अच्छे लक्षणों वाला है और ये पौधा क्या है? थोड़े डाउन लक्षणों वाला है। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या किया कि इन 100 में से 500 पौधे चयन किए, इनको एकल पादप संतति उगाते हैं, अलग अलग करके हम क्या करते हैं? उगा देते हैं। ठीक है, अब सुनिए हम क्या करेंगे कि इन पौधों में से निकृष्ट संतति, निकृष्ट का मतलब कि कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनके लक्षण या जो लक्षण हम चाह रहे थे वो प्रकट नहीं हो पाते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम जो चाह रहे थे वो लक्षण क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जिन पौधों में अच्छे लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनका तो हम क्या करेंगे? उनको हम उत्कृष्ट संतति मानते हैं, श्रेष्ठ संतति मानते हैं, और जिनमें निकृष्ट या अच्छे लक्षण नहीं होते उनको निकृष्ट संतति मानते हैं या निम्न कोटि की संतति मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो निकृष्ट संततियां हैं उनको त्याग देते हैं, यानी उनको अलग कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, हमने केवल करना क्या है? उत्कृष्ट संततियों का चयन करना है। ठीक है ना, तो समझ गए, जनकों के मध्य क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त की, F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाया, अधिक बीज उत्पन्न किए, उसके बाद लगभग 2 से 10,000 पौधों को समुचित दूरी पर उगाया, इनमें से लगभग 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन किया। इसके बाद हमने क्या किया? चौथे साल में F3 पीढ़ी प्राप्त की, चयनित पौधों से एकल पादप संतति उगाई और एकल पादप संतति उगाने के बाद इनमें से क्या किया? निकृष्ट संततियों को त्याग दिया और उत्कृष्ट संततियों को क्या किया? हमने आगे कौन सी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए? F4 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए रख लिया। ठीक है, अब सुनो,
5वीं साल हम F3PD से कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे? F4। इसके लिए हम वापस क्या F3 में हमने जो काम किया था उन्हीं क्रियाओं को रिपीट करते हैं। कैसे? चयनित यानी जो श्रेष्ठ पौधे थे वो लिए, उनको फिर अलग अलग उगाया और उन पौधों को अलग अलग उगाने के बाद फिर से हम वही करते हैं कि उन पौधों में से भी सबसे श्रेष्ठ जो पौधे होंगे उनका सिलेक्शन करेंगे और जो कुछ पौधे कैसे हो जाएंगे, कम लक्षणों वाले होंगे, निम्न लक्षणों वाले होंगे, उनको हम वापस क्या करते हैं साहब? छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे? F4 संतति के अंदर करते हैं। अब सुनो, उसके बाद हम F4 से F5 संतति प्राप्त करेंगे। F5 संतति के लिए हम क्या करेंगे? देखो कि F3 की क्रियाएं हमने क्या कर ली? रिपीट कर ली और F4 में F3 की क्रिया रिपीट करके हमें F5 संतति प्राप्त हुई 6वें साल में। ठीक है, F5 संतति में हम फिर क्या करते हैं कि एकल पादप संतति में से हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये सारे पौधे थे इनमें से हमने श्रेष्ठ पौधे चयनित कर लिए और श्रेष्ठ पौधे चयनित करने के लिए हमने क्या किया कि 3-3 पौधे, देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 1 से 3 की कतार, 1 से 3 की कतार लेते हैं, यानी एकल पादप संतति में से 1 से 3 कतार ली। अच्छी संतति में से अच्छे, अब इनमें भी भाई श्रेष्ठ संतति होगी, इनमें से भी हम क्या करेंगे? अच्छे पौधों का चयन करेंगे और अच्छे पौधों का चयन करते हैं। अब देखो हमारे पास मान लो ये पुंज बहुत अच्छा था, ये पुंज बहुत अच्छा था, ये दो थोड़े ऐसे थे, तो इनको हमने क्या किया? इस समूह और इस समूह को हमने एक साथ काटकर अलग कर लिया, इनको छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब 6वीं साल में हमें F5 पीढ़ी प्राप्त की। इसका मतलब लक्षण हर पीढ़ी में श्रेष्ठ होते चले जा रहे हैं। अब देखो अपन अगली बात करते हैं F6, यानी F5 से हमने F6 पीढ़ी प्राप्त की क्योंकि पुंजों में कटाई की। अब हमारे पास कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? F6। क्या करते हैं हम? F6 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F5 की क्रिया रिपीट करते हैं। F5 की रिपीट कैसे की? वही 1 से 3 कतार में पौधे लगाते हैं, ये रे, और इन्हें 1 से 3 कतारों में से श्रेष्ठ जो लक्षण वाले पौधे होते हैं, माना ये था सिलेक्शन कर लिया, ये था सिलेक्शन कर लिया, ये नहीं था छोड़ दिया, ये था सिलेक्शन कर लिया। इसका मतलब इस पुंज के लक्षण थोड़े डाउन थे अदर की तुलना में। हमने इन पुंजों को क्या किया? देखा, अच्छे लक्षण थे, इनको एक साथ काटा समूह में और समूह में काटकर हमने क्या कर लिया साहब? बीज प्राप्त किया। यानी हमने कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर ली? F7 पीढ़ी प्राप्त कर ली 8वें वर्ष में। अब देखो F7 पीढ़ी जो हमने प्राप्त की ना, इस F7 पीढ़ी से हमें F8 पीढ़ी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चयनित संततियों का प्राथमिक उपज परीक्षण, याद रखना F8 से लेकर F10 तक हर उसमें हम क्या करेंगे कि जो संततियां हमने प्राप्त की उनमें उपज परीक्षण करते हैं। परीक्षण का मतलब क्या हुआ? देखो F8 संतति प्राप्त की, इसके लक्षणों का टेस्ट किया, आगे फिर F9 पीढ़ी प्राप्त की, उसके लक्षणों का क्या किया? टेस्ट किया, फिर F10 पीढ़ी प्राप्त की, उसके जब लगातार F8 से F10 तक जो लक्षण हम चाह रहे थे वो प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब हमने जो लक्षण चयनित किए थे, जिन लक्षणों के लिए हमने इस फसल को चुना था, वो लक्षण सीधे सीधे प्रकट हो रहे हैं। टेस्ट में क्या हो गया साहब? ये सफल हो गया। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि F8 जब संतति हमने प्राप्त कर ली तो इनमें से भी जब टेस्ट के बाद जो फसल प्राप्त हुई है उसमें से भी हम क्या करते हैं? उन्नत संततियों का चयन करते हैं और उन्नत संततियों का चयन करके समन्वित उपज परीक्षण कराया जाता है। और समन्वित उपज परीक्षण का मतलब जानते हो? यहाँ हमने कुछ कुछ पौधों या समूहों को, लेकिन इसके बाद हम पूरा बीज लेते हैं और पूरे बीज को एक साथ एक किसी खेत में उगा के देखते हैं। यदि सभी पादपों में वांछित लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा टेस्ट एकदम सही हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे? जब टेस्ट सही हो गया, अच्छी किस्म प्राप्त हो गई, अब हमें क्या चाहिए? इसको मार्केट में लॉन्च करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? F11 पीढ़ी क्या करोगे कि जो संतति हमने टेस्ट कर लिया समन्वित उपज परीक्षण, उसके पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती है नियंत्रित परिस्थितियों में। कोई भी मान लो अपनी लैब होती है, वहाँ कोई फील्ड होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा
या शिक्षकों या जो उचित या शिक्षित किसान होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, खेती करके उसके बीजों का गुणन किया जाता है, मतलब बीजों की संख्या बढ़ाई। संख्या बढ़ाने के बाद उसको कुछ विशेष नाम दिया जाता है और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साहब, विभिन्न क्षेत्रों में इस फसल को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि F2 के बाद प्रत्येक पीढ़ी के अंदर हमने कुछ ना कुछ श्रेष्ठ लक्षणों को चयनित करते रहे, हर पीढ़ी के अंदर हमने क्या किया, और ये पूरा रिकॉर्ड हर संतति यानी F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, F4 पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी का रिकॉर्ड लिखते हुए जब आगे चलते जाते हैं ना, तो लास्ट में जाकर हमें श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों वाली किस्म प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे संकरण द्वारा प्रजनन की प्रथम विधि थी। अब इसके बाद हम सेकंड पुंज विधि के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।